हम्म, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं उत्तराखंड पीसीएस, यानी कि उत्तराखंड की जो लोअर पीसीएस या पीसीएस की मेंस होती हैं उसकी कॉपियाँ हल करके। ये वो कॉपियाँ हैं, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये हल हैं, इनको आरटीआई के तहत मांगा गया है जो अभ्यर्थी सफल या असफल हुए हैं। तो इस कॉपी के बारे में मैं आपको बताऊं, यह है सम्मिलित अवर अधीनस्थ परीक्षा 2016 की कॉपी। पेपर जो हुआ था ये 18 फरवरी 2018 को हुआ था और सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र का ये पेपर है। तो ये जो कॉपी मांगी गई है ये सूचना के अधिकार में मांगी गई है। इसमें देखेंगे आप अंक जो इस प्रकार से है: 10 में से 4, 10 में से 4, 10 में से 4, 10 में से 3, 4 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 10, यानी कि लगभग लगभग 4 या 5 का एवरेज इसमें रहा है अंकों का। कहीं पर एक भी आए हैं। टोटल जो अंक आए हैं वो हैं 74 और आउट ऑफ 100। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से उत्तर जो है वो लिखा गया है अभ्यर्थी के द्वारा। देखिए, ये जो पहला प्रश्न है इसमें प्रश्न चूंकि नहीं लिखे होंगे क्योंकि अब जो है प्रश्न छपे आते हैं। प्रश्न मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रश्न ये रहा है। देखिए, ये प्रश्न था मूल कर्तव्य के बारे में। मूल कर्तव्यों के बारे में लिखिए और इसका जो प्रश्न पत्र है वो आपके समक्ष इस प्रकार है, देखेंगे आप। जो प्रश्न था इस उत्तर का उसको हम आपको दिखाते हैं क्या प्रश्न था। देखिए, प्रश्न ये था कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 100 है और अधिकतम अंक जो है इसके लिए यहाँ पर 10 निर्धारित हैं। तो यहाँ पर मूल कर्तव्य सीधे सीधे 11 लिखने हैं। अगर आप 11 कर्तव्य लिख देते हैं तो आपके आंसर जो है 10 में से 8 नंबर कम से कम आपके यहाँ पर बन जाते हैं। उल्लेख करना है। हो सकता है अगर आपको कर्तव्य एज इट इज याद ना हो तो आप उसके बारे में अपने शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए, तो आंसर क्या लिखा है अभ्यर्थी ने और कितने अंक आए हैं ये देखते हैं। ये जो अभ्यर्थी यहाँ पर ये चयनित नहीं हुए हैं, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये आरटीआई के तहत इन्होंने कॉपी मांगी थी। देखिए, ये है आंसर। मूल कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए में इन्होंने आंसर इस प्रकार से दिया है। देखिए, हेडिंग डाली है इन्होंने, प्रश्न संख्या 1 उत्तर मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान का भाग 4 को जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों का उपबंध किया गया है। चलिए ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 को में अंतर्निहित प्रावधान प्रत्येक भारतीय के लिए मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा करते हैं। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब विशेषताएं क्या है? 1 से 11 तक कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। प्रत्येक नागरिक के राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों की वचनबद्धता है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्र के राज चिन्हों का सम्मान करे, इसकी एकता अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखने का हेतु कार्य करे। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है जिसमें प्रत्येक माता पिता को उसके बाल्य को अनिवार्य शिक्षा के कर्तव्य से वर्णित किया गया है। 51 क 6 में पर्यावरण संरक्षण को नागरिक का कर्तव्य माना गया है। तो इन्होंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं और थोड़ा सी यहाँ पर एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है मूल कर्तव्यों के बारे में। तो यहाँ पर कुछ 2-4 पॉइंट्स मौलिक कर्तव्यों के बारे में होते तो इनके अंक 7 तक बन सकते थे। यहाँ पर 10 में से 4 नंबर इनको मिले हैं, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये उत्तर इन्होंने दिया है। क्योंकि वर्तमान में जो लोअर पीसीएस होता है एग्जाम, उसमें क्या किया जाता है कि कॉपी में क्वेश्चन ऊपर से लिखा होता है, नीचे जगह छोड़ी होती है कि आपको आंसर लिखना है। अब हम दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न जो है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। है प्रत्येक की शब्द सीमा 25 है और सबके अंक जो है टोटली 10 है, यानी कि एक भाग का जो
के मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपको 2.5 मिलेंगे। तो क्या क्या उत्तर लिखा है देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, कृषि क्लिनिक, किसान काल केंद्र, नीली क्रांति, इस पर टिप्पणी लिखनी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों को भूमि में उपस्थित उर्वरा शक्ति के परीक्षण के उपरांत मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाता है। इस योजना के द्वारा कृषक को भूमि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा को कार्ड में अंकित किया जाता है। चलिए, लिखा तो ठीक है, इसमें थोड़ा सी सन ये योजना कब लागू हुई और इसमें किन किन प्रमुख तत्वों के बारे में दिया जाता है, वो अगर लिखा होता तो 2 नंबर इसमें आराम से मिल सकते थे। इनको इसमें मिला है 1 आउट ऑफ 2.5। देखिए, योजनाओं के बारे में हमारी एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें इन सभी योजनाओं को के बारे में विस्तार से पढ़ाया गया है। चाहे आप पीसीएस प्री लिखें, चाहे मेंस लिखें, आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके इनको देख सकते हैं। अगला जो है कृषि क्लिनिक। कृषि क्लिनिक कृषि से संबंधित तकनीकी सहायता, उर्वरक वितरण एवं खरपतवार नियंत्रण हेतु कृषि मंत्रालय के द्वारा कृषि क्लिनिक योजना चलाई गई है। सस्यन में गुणवत्ता एवं रोग नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु कृषि क्लिनिक जो है सहायता केंद्र है। यहाँ पर भी 1 नंबर इनको मिला है आउट ऑफ 2.5। किसान काल केंद्र दूरभाष के माध्यम से किसानों को सस्यन प्रणाली में सुधार, नई प्रौद्योगिकी की जानकारी एवं कृषि में आ रही समस्याओं की जानकारी देने हेतु किसान काल केंद्र खोले गए हैं। दूरभाष द्वारा किसी किसान इनके द्वारा जारी नंबरों पर कृषि से संबंधित समस्याओं पर कृषि वैज्ञानिकों से जानकारी ले सकते हैं। तो ये किसान काल केंद्र के बारे में है, किसान कॉल सेंटर जिनको कहा जाता है। 1 आउट ऑफ 2.5। अब अगला जो है नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि लाने हेतु नीली क्रांति की शुरुआत की गई। नीली क्रांति का उद्देश्य प्रभावकारी उपायों द्वारा मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना है। तो 1 नंबर इनको यहाँ पर मिला। अब टोटल जो यहाँ पर किया गया है चारों पार्ट्स का, सब में 1-1 नंबर आए हैं, तो 4 आउट ऑफ 10 इनको यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए किस प्रकार से मार्किंग होती है, और गंदे उत्तर की भी हमने आपको दिखाई, अच्छे उत्तर की भी दिखाई, तो देख लीजिए इस प्रकार से अंकन किया जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न जो है वो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए ये योजना भी जो है हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको पूरी मिल जाएगी। अगर आप पीसीएस मेंस भी लिखें, ये तो लोअर पीसीएस है, उसमें भी आपके लिए लाभकारी होगा सिद्ध। 10 अंक का ये प्रश्न है और 100 शब्दों की शब्द सीमा है। देखिए क्या उत्तर लिखा गया है अभ्यर्थी के द्वारा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेडिंग डाली है। प्रश्न संख्या, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु शुरू किया गया। इसमें किए जा रहे कार्य इस प्रकार हैं। ग्रामीण स्तर पर मान्यता प्राप्त आशा कार्यकर्ती की नियुक्ति करना, संपूर्ण ग्रामीण टीकाकरण हेतु आशा के माध्यम से घर घर जाकर टीकाकरण का कार्य किया जाता है। चलिए ठीक है। स्थानीय स्तर पर संस्थागत प्रसव सेवा उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, और जिसे जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत 1400 की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा रही है। उस समय 1400 दी जाती थी। सचल दल चिकित्सा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में एक्सरे अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से धात्री महिलाओं को जांच व सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधित जानकारी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 5 पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पर लिखे हैं, और इसमें इनको 10 में से 4 अंक यहाँ पर मिले हैं। इसमें अगर योजना के कुछ की पॉइंट्स को लिखा जाए तो अच्छा उत्तर बन सकता है। बहुत ज़्यादा फैक्ट की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा सी इसकी व्याख्या भी अगर अपने शब्दों में कर दी जाए तो अच्छा उत्तर यहाँ पर बन सकता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं। स्मार्ट शहर योजना क्या है, यानी कि स्मार्ट सिटी स्कीम क्या है, भारत में इसे कैसे लागू किया जा रहा है। 10 अंकों का ये प्रश्न है। देखते हैं कितने अंक इसमें आते हैं अभ्यर्थी के। देखिए ये है स्मार्ट सिटी
स्मार्ट शहर योजना या स्मार्ट सिटी योजना शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के चुनिंदा शहरों में आधुनिक अवस्थापनाओं के सृजन, विकास एवं समावेशी विकास के लिए स्मार्ट शहर योजना प्रारंभ की गई है। योजना का उद्देश्य शहरों में तकनीकी सुविधाओं के विकास के साथ साथ नवाचारी रूप से विकास करना है। योजना के तहत अलग अलग चरणों में 100 शहरों का चयन किया गया है। शहरी विकास विभाग एवं प्राधिकरणों के सहयोग से 24x7 वाईफाई की सुविधा, पार्किंग की उचित व्यवस्था, संचार, इंटरनेट, स्वच्छता के लिए उचित संसाधनों का विकास करने हेतु कार्य किया जा रहा है। जाम रहित आवागमन सुविधाओं के विकास के लिए ओवर ब्रिजों को बनाने की योजना तैयार की जा रही है। एक वैज्ञानिक मास्टर प्लान के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, शुद्ध पेयजल की कार्य योजना हेतु अनुबंध किया जा रहा है। तो ये स्मार्ट सिटी के बारे में थोड़ा सी योजना कब शुरू हुई, कितने शहरों को लिया गया, लिखा जाता, तो इसमें अंक थोड़ा अच्छे आ सकते थे। 3 अंक यहाँ पर मिले हैं आउट ऑफ 10। चलिए, ये तो रहा अगला प्रश्न। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। टिप्पणी लिखनी है, 25 शब्दों की सीमा है और 10 अंक निर्धारित हैं। 4 पार्ट हैं, आप देख सकते हैं। आप चलिए हम सीधे आंसर पर गौर करते हैं, क्या आंसर इन्होंने लिखा है। तो उत्तर जो है ये है महिला वैज्ञानिक योजना। पहला प्रश्न जो है, पहला पार्ट जो प्रश्न का है, महिला वैज्ञानिक योजना, तो इसके उसमें आंसर लिखा है स्त्री सशक्तिकरण के प्रयासों के एवं प्राकृतिक विज्ञान में स्त्रियों को जोड़ने के लिए महिला वैज्ञानिक योजना प्रारंभ की गई है। योजना का उद्देश्य स्त्रियों को तकनीकी मानव संसाधन के रूप में विकसित करना एवं महिलाओं को वैज्ञानिक क्षेत्रों में आने हेतु प्रोत्साहित करना है। तो 1 अंक यहाँ पर इनको मिला है आउट ऑफ 2.5। नाभिकीय कृषि, सूक्ष्म नाभिकीय पदार्थों, ये अगला बिंदु है, अगला टॉपिक है। सूक्ष्म नाभिकीय पदार्थों के माध्यम से कृषि प्रणाली के विकास एवं उच्च उत्पादकता में वृद्धि नाभिकीय कृषि कहलाती है। नाभिकीय कृषि में जियोलाइट्स का प्रयोग किया जा रहा है, साथ ही जीरो वैलेंट आयरन, फ्लोरीन आदि के द्वारा उत्पादन में सुधार एवं मृदा सुधार किया जा रहा है। तो नाभिकीय कृषि को यहाँ पर इन्होंने सरल शब्दों में लिखा है। 1 अंक ही यहाँ पर इनको मिला है। नाभिकीय औषधि अगला जो टॉपिक था, नाभिकीय औषधि में 1 अंक इनको मिला है। देखिए प्रश्नोत्तर क्या लिखा है, वह अति सूक्ष्म पदार्थ जैसे कोबाल्ट 16, फ्लोरेन, जियोलाइट, सूक्ष्म शून्य संयोजकता वाले लौह तत्व जिनके माध्यम से पौधे व जंतुओं में रोग पहचान एवं निदान किया जा रहा है, नाभिकीय औषधि कहलाती हैं। तो 3 पॉइंट इनके यहाँ पर हो गए। और मानसून मिशन, कृषि मंत्रालय द्वारा कृषकों को अनिश्चित वर्षा, अत्यधिक वर्षा एवं अल्प वर्षा से होने वाली क्षति को कम करने के उद्देश्य से मानसून मिशन चलाया जा रहा है। ये उत्तर इन्होंने लिखा। तो 10 में से सभी पार्ट्स में इनके जो अंक आए हैं वो 4 अंक आए हैं। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये अभ्यर्थी वहाँ पर सफल नहीं हुए थे। ये जो उत्तर पुस्तिका है उसको दिखाने का उद्देश्य जो है केवल और केवल ये है कि किस प्रकार से उत्तर लिखते हैं और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है उत्तर लेखन में, विशेषकर आरओ, एआरओ, पीसीएस, लोअर पीसीएस का मेंस जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा सी मदद करेगा, ऐसी मेरी आशा है। और कमेंट आप ज़रूर करें ये प्रयास आपको किस हद तक अच्छा लगा। अगला जो है भारत में निर्माण योजना के बारे में आप क्या जानते हैं। शब्द सीमा 100 की है। देखिए इसमें आप इसको आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो मेक इन इंडिया, सीधे सीधे इंग्लिश में पढ़िए आप, मेक इन इंडिया है। भारत में निर्माण में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 10 अंकों का ये प्रश्न है। तो किस प्रकार से उत्तर लिखा गया है, किस प्रकार से अंकन हुआ है वो देख लेते हैं। भारत में निर्माण, भारत में निर्माण मेक इन इंडिया अभियान भारत में औद्योगिक संरचनाओं में आधारित विकास यानी कि जो बेस डेवलपमेंट है, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है विनिर्माण में, औद्योगिक संरचनाओं में भारत में, एवं भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई योजना है। चलिए ये तो ठीक है। उद्योगों हेतु आधारिक अवसंरचनाओं का विकास करना,
जिससे राष्ट्र के कच्चे माल के दोहन हेतु औद्योगिक इकाइयों का सृजन हो सके। भारत को विनिर्माण हब बनाना, जिसके लिए विनिर्माण नीति की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य सकल राष्ट्रीय उत्पादन विनिर्माण क्षेत्र का अंश 25% तक तय किया जा सके। उद्योगों को स्थापित करने के लिए आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराकर रोजगार के नए अवसर सृजित करना। और स्पष्ट है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्र में विनिर्माण को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास करना, कौशल विकास करना, उद्योगों में विदेशी निवेश बढ़ाकर राष्ट्र के जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना इसकी भविष्योन्मुखी लक्ष्य है। लेखन शैली इनकी अच्छी है, थोड़ा सी फैक्ट्स की कमी है यहाँ पर, इसलिए अंक जो है 90 तुले आए हैं। लेखन शैली इनकी अच्छी है, 10 में से यहाँ पर इनको 4 अंक इस प्रश्न में दिए गए हैं। मेक इन इंडिया का चिन्ह बताते, कब स्टार्ट हुई है वो बताया जाता, और किन किन पैरास को इसमें लिया गया है वो बताया जाता, तो अच्छे अंक यहाँ पर आते। तो फर्स्ट पेपर जो होता है वो डिसाइडिंग रोल लोअर पीसीएस में करता है, ऐसा मेरा मानना है। अगला जो पार्ट है वो है नमामि गंगे के बारे में। नमामि गंगे के बारे में लिखिए, सीधा प्रश्न है, अच्छा अगर आप उत्तर लिखते हैं तो अच्छे अंक यहाँ पर आपको मिलते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम जो है उसके बारे में इन्होंने उत्तर लिखा है। नमामि गंगे कार्यक्रम वर्ष 2015 में गोमुख से गंगा सागर तक गंगा नदी की संपूर्ण स्वच्छता हेतु चलाया जा रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम को पेयजल स्वच्छता एवं गंगा विकास मंत्रालय के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री से इसके बहाव के प्रमुख नगरों में तटवर्ती स्वच्छता का उन्नयन करना है, जिस हेतु प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थानों, राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से तकनीकी सहायता ली जा रही है। ध्यातव्य है कि गंगा में बढ़ते प्रदूषण के चलते हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने चिंता जाहिर की है। हाल में आई कैग की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हरिद्वार से आगे गंगा का पानी नहाने योग्य नहीं रह गया है। गंगा को स्वच्छ बनाने एवं अपशिष्टों के गंगा में विसर्जन को कम करना इसका प्रमुख अंग है। तो नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में जो लिखा है इसमें 5 अंक मिले हैं। 5 अंक वैसे अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये जीएस का पेपर है। अच्छा लिखा है इन्होंने, थोड़ा सी फैक्ट अगर और आते तो 7 या 6 अंक इनके आ सकते थे, हालांकि 6 या 5 अंक लाना ये अच्छा माना जाता है, खासकर लोअर पीसीएस के एग्जाम में। चलिए अब अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं क्या था। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। गांधार कला, सांची स्तूप कला, अजंता एलोरा, खजुराहो। तो यहाँ पर तो 8वां प्रश्न है, सबसे बड़ी बात है ये टॉपर न है व्यक्ति, भले ही इनका चयन नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने सारे के सारे उत्तर लिखने का प्रयास किया है। अगर आप सारे उत्तर लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अंक मिलते ही मिलते हैं और उससे आपका नुकसान नहीं होता है, क्योंकि भले ही 2.5 में से 1 नंबर आप ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो 1 अंक भी आपको मेरिट में स्थान दे सकता है। भले ही अगर आप अभी चयनित नहीं हुए, भविष्य में भी आपको इसका फायदा मिलेगा। तो इनका जो उत्तर है गांधार कला में इन्होंने लिखा है कि गांधार कला प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला है। उत्तर भारत में प्राचीन मध्यकालीन राजाओं के समय में गांधार शैली में अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया। सांची का स्तूप, सांची का तो किया गया, तो ये पहला पार्ट हो गया। इसमें आपको मिले हैं अंक, यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, करीबन मेरे ख्याल से 1 नंबर इनको यहाँ पर मिला है, 1 नंबर यहाँ पर इनको मिला है। और अगला है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप मौर्यकालीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसका निर्माण अशोक के समय में किया गया था। यह सांची में बनाया गया है। इसमें मौर्यकालीन ऐतिहासिक विषयों की जानकारी प्राप्त होती है। 1 अंक यहाँ पर इनको मिला है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उत्तर कोई गलत भी हो सकता है। मैं यहाँ पर उत्तरों की सही या गलत को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, केवल ये दिखाना उद्देश्य है कि क्या शैली है, क्या इसमें अंक दिए गए हैं। अजंता एलोरा में स्थित अजंता एलोरा के बारे में पूछा गया है, तो इसमें उत्तर लिखा है महाराष्ट्र में स्थित अजंता एलोरा की गुफाएं गुप्त काल में निर्मित की गई हैं। ये गुफाएं पहाड़ों को काटकर बनाई गई हैं जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित हैं। 1 नंबर इनको यहाँ भी शायद मिला है। और खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण जो है कराया गया है। यह
मंदिर प्राचीन भारतीय राजाओं की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक इमारत है। तो यहाँ पर 3 अंक, यहाँ पर अंक नहीं दिए गए हैं, 0 अंक दिए गए हैं, और टोटल इसमें 3 पार्टों में 3 अंक यहाँ पर इनको मिले हैं। अगला जो प्रश्न है 9वां, भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे? अब इसमें तत्कालीन कारणों को अगर पॉइंट्स वाइज लिख देते हैं, 7-8 पॉइंट लिख देते हैं, तो आपको 6 नंबर 7 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने आंसर क्या लिखा है देख लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को साथ लाने के लिए अंग्रेजों ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था, ठीक है। स्टैफोर्ड क्रिप्स ने विश्व युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक शासन में अधिकार देने हेतु कुछ सुझाव दिए थे। उसने विश्व युद्ध उपरांत भारत को उत्तरदायी शासन का आश्वासन दिया। क्रिप्स द्वारा जारी किए गए सुझावों में मुसलमानों के लिए प्रतिनिधित्व की मांग नहीं, जिससे मुसलमान जो थे नाराज थे। कांग्रेसों के उदारवादियों को अब लगने लगा था कि अंग्रेज भारत को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय कर्मचारियों से दोगले व्यवहार से भी वो नाराज थे। शिक्षा का विकास और हो जाने से लोगों में अपने अधिकार के प्रति जागरूकता आ गई थी। तात्कालिक परिस्थितियां औपनिवेशिक शासन का अंत चाहती थी। अतः 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से कर दी गई। तो 10 में से इनको यहाँ पर 5 अंक मिले हैं। कुछ फैक्ट और होते हैं, यहाँ पर 1-2 अंक बढ़ सकते थे। फिलहाल 5 अंक भी अच्छे हैं, क्योंकि टॉपर्स की हमने जब कॉपियाँ देखी तो उनके भी अंक जो है फर्स्ट वाले पेपर में 5, 6, 4, 7, मैक्सिमम 7 तक तो कोई नहीं पहुँच पाया है। इतने ही अंक यहाँ पर रहे हैं। अगला उत्तर देखते हैं किस प्रश्न का है। जननी सुरक्षा योजना। देखिए ये भी 4 पॉइंट्स में इन्होंने योजनाओं के बारे में पूरे प्रश्न मांगे हैं। तो ये अगर आपने हमारी सीरीज देखी है योजनाओं वाली, तो उससे आपका अच्छा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से योजनाओं के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना क्या है? सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। योजना में सुरक्षित प्रसव के लिए मानव संसाधन यानी कि आशा उपलब्ध कराए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव करने पर 400 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। देखिए जननी सुरक्षा योजना क्या है। 2.5 में से 1 अंक यहाँ पर इनको मिला है, तो ये इनका आंसर है। और पूरा उत्तर पुस्तिका अगर आप देखेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। अगला है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। महिला एवं बाल विकास एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य सुरक्षित स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराकर माता और बच्चे को प्रसव उपरांत एवं प्रसव पूर्व सुविधाएं उपलब्ध कराकर मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। अच्छा, ठीक है, मिला जुला उत्तर है। 1 अंक इनको यहाँ पर मिला है। देखिए आउट ऑफ 2.5। इन प्रश्नों में अगर आप सीधा सीधा पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आपको अच्छे अंक मिल जाते हैं। अगर 2 नंबर यहाँ पर मिल जाए या 1.5 अंक यहाँ पर मिल जाए तो आपका प्रयास सफल रहता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। बच्चों के स्वास्थ्य में वृद्धि हेतु एवं कुपोषण को कम करने के लिए इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। बच्चों में कुपोषण में कमी लाना, रोगों के प्रति टीकाकरण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय में शिविर लगाकर बच्चों की जांच की जाती है। ये है, तो इसमें भी 1 अंक इनको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। 4 पार्ट हैं, तो 4 पार्टों में टोटली यहाँ पे इनको 4 अंक मिल जाते हैं यहाँ पर 10 में से। आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट का संक्षिप्त रूप है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य कार्यकर्ती को पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रखा गया है। संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहन पर इनको प्रति प्रसव मानदेय का प्रावधान है। आपने सुना भी होगा, आशा बहन जी आपके घर में छोटे बच्चों के टीकाकरण को प्रोत्साहित करती हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 11, कौशल विकास एवं उद्यमिता राष्ट्रीय नीति 2015 क्या है, वर्णन करें। 100 शब्द सीमा है, 10 अंकों का ये प्रश्न है। क्या उत्तर लिखा है और किस प्रकार से मार्किंग की गई है, चलिए देखते हैं।
ये उत्तर है। कौशल विकास एवं उद्यमिता राष्ट्रीय नीति हेडिंग डाली इन्होंने। उसके बाद उत्तर लिखा है कि युवाओं में कौशल विकास को प्रोत्साहन देकर स्वरोजगार एवं रोजगार हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 2015 में कौशल विकास एवं उद्यमिता राष्ट्रीय नीति तय की गई है। इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। शिक्षित बेरोजगारी को कम करने के लिए कौशल केंद्रों की स्थापना करना, जिस हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना संचालित की जा रही है। विभिन्न ट्रेडों जैसे पर्यटन, मोटरयान वाहन, तकनीक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, जिससे अधिकाधिक स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। तकनीकी प्रशिक्षणों एवं वित्त पोषणों के माध्यम से सूक्ष्म मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करना। 5 अंक इनको मिले हैं, देखिए नंबर आप देख लीजिए। विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों में चयन हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना। उद्यमिता विकास के लिए नई योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि का संचालन करना इस नीति का उद्देश्य है। तो इसमें इनको 5 अंक मिले हैं। 12वां प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं क्या है। ये भी योजनाओं के बारे में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में लिखें। ये 10 अंक इसके निर्धारित हैं और इनको कितने अंक मिले हैं चलिए देखते हैं और किस प्रकार से इन्होंने उत्तर यहाँ पर लिखा है। बहु आयामी योजना है। इसमें लिंगानुपात में वृद्धि करना और महिला साक्षरता दर को बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य है। योजना कब शुरू की गई, अगर ये लिखा जाए तो उत्तर में थोड़ा सी बल आ जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्त्रियों के लिए गिरते लिंगानुपात को उच्च स्तर पर ले जाने एवं बालिका शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। योजना द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्त्रियों को विशेषकर किशोरियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से समन्वय स्थापित कर बालिका स्वास्थ्य एवं कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने हेतु प्रभावकारी उपाय किए जाएंगे। किशोरी शक्ति योजना, पालना योजना, वैष्णविक किट आदि उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया जा रहा, जिनका उद्देश्य बालिका स्वास्थ्य का उन्नयन करना है। साक्षरता में वृद्धि के साथ ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो ये इनका उत्तर है। देखिए अंक कितने आए हैं। अंक थोड़ा सी कट गए हैं, हम स्टार्टिंग में देख लेते हैं कितने अंक मिले हैं प्रश्न संख्या 12 में। देखिए प्रश्न संख्या 12 में इनको मिले हैं 10 में से 4 अंक। यहाँ पर अंक आप देख पा रहे हैं, 4 अंक इनको मिले हैं इस वाले उसमें सेक्शन में। अब हम चलते हैं सीधे आपके अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं क्या है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में आप लिखिए। देखिए ये जो प्रश्न पत्र है 2016 लोअर पीसीएस मेंस का प्रथम प्रश्न पत्र है। इसमें अधिकांश प्रश्न जो है योजनाओं से संबंधित हैं। जिसने योजनाओं के पार्ट को अच्छे से कवर किया है वो इसमें सफलता प्राप्त किया है। तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षित स्वास्थ्य का बीमा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। ठीक, योजना के माध्यम से उन लोगों का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित हैं। किसी भी सामुदायिक एवं प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में पंजीकृत करवाकर इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। बीमित व्यक्ति को बीमार होने पर निकटतम अस्पतालों में एक निश्चित धनराशि की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 3 पॉइंट्स यहाँ पर इन्होंने लिखे हैं और पॉइंट्स कुछ कम हैं, अंक भी कम हैं, तो 3 अंक यहाँ पर दिए गए हैं। जैसा उत्तर है उसी के अनुसार यहाँ पर आंसर उत्तर दिए जाते हैं, अंक दिए जाते हैं। क्योंकि सभी उत्तरों को लिखना आपका प्रयास होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको मार्क्स मिले हैं। भले ही तैयारी इनकी कुछ कम रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने सारे उत्तर लिखने का जो प्रयास किया है, इसलिए इनको सभी में लगभग कोई ना कोई अंक प्राप्त हुआ है, कुछ ना कुछ अंक प्राप्त हुए हैं। तो अगला प्रश्न जो है
प्रश्न संख्या 14 है सबके लिए आवास शहरी मिशन क्या है। देखिए आवास के दो मिशन चल रहे हैं मुख्यतः, एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और सबके लिए आवास शहरी मिशन। तो ये योजनाओं के बारे में एक बार आप अवश्य जाके योजनाओं वाली प्लेलिस्ट में देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उससे आपको बहुत लाभ होगा। तो इसका उत्तर इन्होंने लिखा है सबके लिए आवास योजना। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सभी को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऋण उपलब्ध करवाना है। योजना स्थानीय निकायों के माध्यम से माध्यम से सर्वेक्षण करवाया जाएगा, जिसमें सामाजिक आर्थिक जनगणना के माध्यम से आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 1 कमरे 2 कमरे कच्चे आवास अथवा आवास विहीनों को योजना के माध्यम से 2022 तक आवास उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण कर सकने वाले व्यक्तियों को व्यक्तियों को आवास दिलवाया जाएगा। तो ये इन्होंने उत्तर लिखा है, 4 अंक इनको आउट ऑफ 10 दिए गए हैं। इस प्रकार ये इनका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला 15वां प्रश्न जो है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, आम आदमी बीमा योजना। देखिए कितनी योजनाएं इस पेपर में पूछी गई हैं, आप खुद देख पा रहे होंगे। तो योजनाओं से अब अच्छे प्रश्न आने लगे हैं, चाहे स्टेट लेवल की योजनाएं हैं उत्तराखंड की, चाहे सेंटर की योजनाएं हैं। तो प्रश्न है अगला, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो मुद्रा योजना आपको पता है कि ये ऋण उपलब्ध करवाती है छोटे उद्योगों को, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों को वित्त एवं पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा योजना में 3 प्रकार के ऋण वितरित किए जा रहे हैं। शिशु योजना 50,000, किशोर योजना में 50 से 5 लाख और तरुण योजना में 5 लाख से 10 लाख। तो ये इनका उत्तर है। 1 अंक इनको यहाँ पर मिला है। यहाँ पर अंक थोड़ा ज़्यादा मिल सकते थे, हालांकि 2.5 में से 1 ही अंक इनको प्राप्त हुआ है। योजना कब स्टार्ट हुई ये लिखा जाता, हालांकि ये चाहते हो क्या पता एग्जामिनर, तो यहाँ पर केवल 1 अंक प्राप्त हुआ है। अटल पेंशन योजना यहाँ पर देखेंगे आप, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने हेतु 2015 में अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई। योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति निश्चित राशि की पेंशन 1,000 से 5,000 तक 60 वर्ष उपरांत प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 100 से 1,000 तक की किस्त उम्र के अनुसार देनी होगी। अच्छा उत्तर लिखा है, फैक्ट भी लिखा है। 1.5 अंक भी मिल सकते थे, हालांकि 1 ही अंक मिला है, क्योंकि इनके पुरानी कुछ आंसर्स में उतना अच्छा फैक्ट नहीं था, इसलिए यहाँ भी अंक उतने ही मिले हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना वित्तीय समावेशन के अंतर्गत मई 2015 में शुरू योजना के में ₹330 के प्रीमियम पर 2 लाख का जीवन बीमा प्रदान किया जा रहा है। योजना में 18 से 50 वर्ष की उम्र में सम्मिलित हुआ जा सकता है। देखिए जीवन ज्योति बीमा में जो बीमा मिलता है वो किसी भी प्रकार की मृत्यु में मिलता है, और प्रधानमंत्री बीमा योजना में केवल एक्सीडेंटल डेथ पर ही ये दिया जाता है। इसमें प्रीमियम की राशि जो है अब बढ़ चुकी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बारे में भी हमने अपने जो योजनाओं वाला सेक्शन या प्लेलिस्ट है उसमें पूरा पढ़ा रखा है। 1 अंक इसमें मिला है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसमें आपको मिल जाएगा। इसमें आप इन कॉपीज़ की PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, आम आदमी बीमा योजना। असंगठित क्षेत्र के आम नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य आम व्यक्ति के जीवन को जन धन खातों के माध्यम से बीमित करना है। तो 1 अंक इसमें ही मिला, टोटली 4 अंक हो गए आउट ऑफ 10 सभी पार्ट्स को मिला के। तो ये है। अगला जो प्रश्न है ये भी टिप्पणी है। निम्नलिखित स्थलों का महत्व बताइए। कालसी, हेमकुंड साहिब, कलियर शरीफ और देवप्रयाग। 4 पार्ट हैं इस प्रश्न के। चलिए उत्तर देखते हैं क्या लिखा है। पहला है कालसी। कालसी के बारे में पूछा गया है, 16वें प्रश्न का पार्ट 1 है। देहरादून स्थित जौनसार भाबर क्षेत्र में अशोककालीन शिलालेख यहाँ प्राप्त हुए हैं। इस
शिलालेख में यहाँ के लोगों के लिए कुड़िंद एवं इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मेरे ख्याल से 2 अंक इनको मिले हैं। हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब चमोली में स्थित सिखों का एक पवित्र धार्मिक स्थल है। इस स्थान पर सिखों के गुरु गोविंद सिंह आए थे। 1 नंबर यहाँ पर इनको मिला है। कलियर शरीफ हरिद्वार जनपद के रुड़की में स्थित है। यह मुसलमानों का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। 1 अंक इनको यहाँ पर भी मिला है। देवप्रयाग पंच प्रयागों में से एक है। देवप्रयाग टिहरी जनपद में स्थित है। इस स्थान पर सास बहू नदियों के नाम से जाने जाने वाली अलकनंदा नदी व भागीरथी का संगम है। 10 में से 5 अंक इनको यहाँ पर मिले हैं, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो है, इसमें जो है मार्किंग नहीं हुई थी उस बार, क्योंकि इस प्रश्न के अंकन को छोड़ा गया था, क्योंकि इसमें जो प्रश्न लिखा है हिंदी में उत्तराखंड के राष्ट्रीय अभ्यारण्य लिखा गया है, जो सेंचुरीज को कहा जाता है, और ये नेशनल पार्क इंग्लिश में लिख दिया है। तो हिंदी और इंग्लिश के जो आपके विवरण है उसमें अंतर होने के कारण यहाँ पर इस प्रश्न का अंकन नहीं किया गया है। तो ये उत्तर कट हो गया है, इसमें मार्किंग नहीं की गई है। मैं आपको दिखाता हूँ उत्तराखंड के राष्ट्रीय पार्कों का विवरण। कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, गंगोत्री अभ्यारण्य। तो नॉट इवेल्युएटेड इसमें लिखा गया है, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश में जो है अंतर था, इसलिए प्रश्नों में अंतर हो गया था, इसलिए इस प्रश्न का अंकन यहाँ पर नहीं किया गया है। अब हम प्रश्न पत्र के लगभग अंत में पहुँच चुके हैं। निम्न के बारे में लिखा जाना है। श्री रफेल, सुंदरलाल बहुगुणा, ब्रजमोहन नेगी, तिग्मांशु धूलिया। तो नाम आपने सभी सुने होंगे, तो इनके बारे में टिप्पणी लिखनी है आपको। सुंदरलाल बहुगुणा एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। यह टिहरी जनपद के रहने वाले हैं। इनके द्वारा चिपको आंदोलन सहित कई अन्य आंदोलनों में योगदान दिया गया। इनके द्वारा टिहरी बांध का भी विरोध किया गया था। तो 1 अंक यहाँ पर इनको मिला है। सिरिल रफेल, इसके बारे में यहाँ पर लिखा नहीं है, तो 0 अंक इनको मिले हैं। ब्रजमोहन नेगी जो है उत्तराखंड के रहने वाले प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, कोई अंक नहीं, क्योंकि ब्रजमोहन नेगी खिलाड़ी नहीं है। तिग्मांशु धूलिया जो है उत्तराखंड के रहने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इन्होंने उत्तर लिखने का प्रयास किया है, कहीं पर अगर कोई गुंजाइश हो तो अंक मिल जाए, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों में अंक नहीं मिल सकते हैं आपको। 1 अंक यहाँ पर आउट ऑफ 10 इनको मिला है, तो बिल्कुल सही मार्किंग कहा जा सकता है इसको। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 19वां है। इसमें कुछ जो प्रमुख मेले हैं इनके बारे में टिप्पणियाँ लिखनी है। तो प्रत्येक की शब्द सीमा 25 है और 2.5 अंकों का एक प्रश्न है। तो देखिए क्या उत्तर लिखा है और अंक किस प्रकार मिले हैं। देवी धुआ का मेला यह बाराही मंदिर लोहाघाट चंपावत में लगता है। रक्षाबंधन के अवसर पर लगने वाले इस मेले में गढ़वाल, चमियाल, बालिक और लमगड़िया खामों के लोग आपस में पाषाण युद्ध करते हैं। हालांकि अब पाषाण युद्ध नहीं होता है, तो अब केवल फूलों की वर्षा मेरे ख्याल से इसमें की जाती है। और 4 खाम इन्होंने बिल्कुल सही लिखे हैं, 1 अंक इनको मिला है। पूर्णागिरी मेला चंपावत के टनकपुर में यह प्रतिवर्ष होली के अवसर पर लगता है। मेले का संचालन जिला पंचायत के द्वारा किया जाता है, जिसमें देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं। तो 1 अंक इनको यहाँ पर मिला है। झंडा मेला, यह मेला देहरादून में झंडा देवी के मंदिर या पर लगता है। यह मेला अपनी अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। 1 नंबर इनको यहाँ पर मिला है। गौचर मेला, यह मेला चमोली में गौचर मैदान में लगता है। मेले की शुरुआत आर बी बर्नार्ड द्वारा की गई थी। यह एक ऐतिहासिक महत्व का व्यापारिक मेला है। 4 अंक यहाँ पर टोटल हो गए हैं, 1 अंक इस प्रश्न का, तो 4 आउट ऑफ 10। अब अंतिम जो है प्रश्न आप देखेंगे, लोअर पीसीएस में रहता है आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन। इसमें निम्न तालिका में विभिन्न मदों पर एक व्यक्ति के व्यय का ब्यौरा दिया गया है। भोजन में कितना व्यय, वस्त्र, किराया, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा, विविध। तो इनको आंकड़ों को निरूपण करने के लिए प्रतिशत बार डायग्राम आपको बनाना है। देखिए अब इसको अगर आप टोटल कर लेंगे, टोटल के बाद आप देखेंगे कि इसका परसेंटेज कितना आ रहा है, उसके हिसाब से आपको
बार डायग्राम यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर इन्होंने जो डायग्राम बनाया है किस प्रकार से बनाया है, कितने अंक मिले हैं, देखिए ये इन्होंने टोटल निकाल रखा है और इसके हिसाब से बार डायग्राम बना रखा है। तो उत्तर उतना सटीक नहीं है, इसलिए 4 अंक यहाँ पर दिए गए हैं आउट ऑफ 10। और ये ऐसा प्रश्न है, इसमें आप पूरे के पूरे अंक ला सकते हैं अगर कहीं पर आपने त्रुटि नहीं की है। तो इस प्रकार से ये अंतिम प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं। इन कॉपीज को दिखाने का मेरा उद्देश्य आपके समक्ष ये है कि जो अभ्यर्थी नए तैयारी कर रहे हैं उनको कम से कम इस प्रकार का इसका भान हो जाए कि किस प्रकार से अंकन किया जाता है। टोटल मैंने आपको पहले भी बताया है 74 आउट ऑफ 100 इनके मार्क्स हैं और ये सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रमाणित छाया प्रति है और ये रिक्वेस्ट करके हमने उनसे मांगी है, तो इसके लिए उनका धन्यवाद। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरा विचार है कि शासकीय पत्रों के बारे में एक अच्छा वीडियो की सीरीज चलाई जाए जिसमें सरकारी, अर्ध सरकारी या विज्ञप्ति इसके बारे में विस्तार से समझाया जाए, जिससे कि आप पीसीएस मेंस और लोअर पीसीएस मेंस आरओ की तैयारी में इसका लाभ उठा सकें, खासकर मेंस की परीक्षाओं में। तो बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। अगर आप चाहते हैं योजनाओं से संबंधित वीडियो आप देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं या प्लेलिस्ट में जाएं और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लिंक से में जा सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोई हमारा मूल्यांकन नहीं था, ये खाली आपको दिखाने का प्रयास था कि किस प्रकार से अंकन किया जाता है और आप आने वाली परीक्षाओं में त्रुटियां ना करें। तो छोटा सा प्रयास है। अभी चैनल में उतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि कंटेंट अच्छा दिया जाए, क्योंकि रटने से आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो आप आने वाले पिछले पेपरों में देख चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। नमस्कार। थैंक यू।